नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री का मास्टर टेस्ट चल रहा है और यह टेस्ट संख्या 41 है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और वीडियो को देखिएगा। यह टेस्ट संख्या 41 है आप लोग के सामने। आइए शुरुआत करते हैं, जहां से खत्म किए थे वहीं से शुरू करते हैं। और जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। जो लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास 6 to 12 की पूरी एनसीईआरटी हैंडरिटन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स वीडियो के सारे नोट्स और टेस्ट सीरीज भी आप लोग को मिलेगा। और इसके अलावा 2500 क्वेश्चन की मास्टर टेस्ट सीरीज आप लोग को अलग से मिलेगी। यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, केबीएस, एनडीए, जीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी के लिए और बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी के लिए ये सीरीज बहुत ही रामबाण है। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं, जहां से खत्म किए थे वहीं से शुरू करते हैं। टेलीग्राम आप सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 21 देखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, इनके बारे में आपको विचार करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। इसके काल में तर्मसरीन के नेतृत्व में मंगोलों ने सिंध पर आक्रमण किया। तो बिल्कुल मंगोलों ने सिंध पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। किसके नेतृत्व में? तर्मसरीन के नेतृत्व में। इसने सिंध पर विजय हासिल की, कलानौर, पेशावर पर अधिकार कायम किया। बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक और वैज्ञानिक सीमा कायम करना था। तो 1 2 3 तीनों बातें सत्य है। इसके बारे में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो विकल्प डी जो है आपका सही है। व्याख्या देखिएगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में मंगोल सेना ने तर्मसरीन के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण किया और उसका एक दल मेरठ तक पहुंच गया था। तुगलक ने झेलम के निकट मंगोलों को परास्त किया और कलानौर से लेकर पेशावर और सिंध तक अपना वर्चस्व कायम किया। देवगिरी से लौटने के बाद तुगलक ने गजनी और अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए एक सैन्य दल तैयार किया। वह गजनी और ईरान पर अधिकार कर प्राकृतिक और वैज्ञानिक सीमा कायम करना चाहता था। प्रश्न 22 देखिएगा। निम्नलिखित में से किसके विस्तार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? तो दीवाने अमीर कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसके विस्तार के लिए? कृषि के विस्तार के लिए। तो विकल्प बी जो है वह आपका सही है। व्याख्या देखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में कृषि के विस्तार और सुधार के लिए एक योजना आरंभ की, जिसे दीवाने अमीर कोही विभाग कहा गया है। इसके तहत पूरे इलाके को विकास खंडों में विभाजित करके प्रखंड अधिकारी नियुक्त किया गया था, जिसका कार्य किसानों को कर्ज देकर कृषि का विस्तार करना था। प्रश्न 23 देखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उसका शासनकाल दिल्ली सल्तनत का चरमोत्कर्ष काल था। बिल्कुल सही है। उसने दक्षिण से लौटने के बाद जहां विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ, मतलब वह जब दक्षिण से लौट आया था मोहम्मद बिन तुगलक, तो वहां पर विजयनगर और बहमनी दो राज्य बने। तो विकल्प 1 भी है सही, 1 2 दोनों सही है। सिंध विद्रोह के दौरान उसकी मृत्यु हुई थी। तीनों बातें मोहम्मद बिन तुगलक के तीनों बातें सही है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। 1 2 3 तीनों बातें सही है। विकल्प डी जो है आपका सही है। व्याख्या देखिएगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तुगलक की तमाम असफलताओं के बावजूद भी उसके शासनकाल को दिल्ली सल्तनत का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। जब दक्षिण में सेना में प्लेग फैल गया और 2 सिपाहियों 2/3 सैनिक 1/3 सैनिक मर गए थे दिल्ली में जब प्लेग फैला हुआ था, तो उसे तुगलक को बहुत आघात लगा। वह हमेशा के लिए दक्षिण से वापस आ गया। उसके बाद वहां हरियर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर नामक छोटा सा राज्य स्थापित कर लिया। दौलताबाद के निकट कुछ विदेशी अमीर ने एक छोटा राज्य कायम किया, जिसे बहमनी साम्राज्य कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक अंतिम समय में अवध, गुजरात और सिंध का विद्रोह दबाने में कामयाब हुआ। सिंध में ही उसकी मृत्यु हुई थी। प्रश्न 24 देखिएगा। उसने दक्कन पर अधिकार हेतु प्रयत्न नहीं किया। बिल्कुल ये सही है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में, उसके समय में बंगाल सल्तनत से बाहर हो गया था। सही है। उसने सबसे लंबा संघर्ष गुजरात और ठट्टा का विद्रोह दबाने में किया। बिल्कुल सही है। ई भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के बारे में, उसने दक्षिण के किसी राज्य पर हमला नहीं किया। ये बातें गलत हैं। विकल्प डी। व्याख्या देखिएगा। फिरोज शाह तुगलक ने जाजनगर जो है आपका उड़ीसा में है, जाजनगर के शासक पर आक्रमण किया और वहां के मंदिरों को नष्ट करके धन लूटा, लेकिन उड़ीसा को सल्तनत में मिलाने का प्रयास नहीं किया। प्रश्न 25 देखिएगा। फिरोज शाह तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो उसने एकता को वंशानुगत बनाया। बिल्कुल सही है। इसने सेना में वंशानुगत सिद्धांत लागू किया। सही है।
उसने सिपाहियों को नकद वेतन देता था। भैया सिपाहियों को वह जागीर देता था, नकदी वेतन देता था। 3 सही नहीं है, 1 सही है और 2 भी सही है। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो केवल 3, विकल्प सी। व्याख्या देखिएगा, फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल शांति एवं मुक्त विकास का युग था। जो उसने हुक्म जारी किया था कि अमीर की मृत्यु होने पर एकता सहित उसका स्थान पुत्र, दामाद या गुलाम को उत्तराधिकारी मानकर दिया जाएगा। मतलब उसने एकता व्यवस्था लागू किया था और उस एकता व्यवस्था जो थी वंशानुगत थी। ठीक है, उसने वंशानुगत सिद्धांत को सेना पर लागू किया। अतः कथन 2 सत्य है। वह सिपाहियों को नकद वेतन नहीं देता था, बल्कि वेतन की जगह अलग अलग गांव के भूराजस्व उसके नाम कर दिए जाते थे। ठीक है, प्रश्न 26 देखिएगा, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने जजिया को अलग कर के रूप में वसूलने की नीति अपनाई थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। विकल्प सी जो है आपका सही है। फिरोज ने खुद को सच्चा मुसलमान माना। उसने अपने राज्य को इस्लामी राज्य घोषित किया था, जजिया को अलग कर बना दिया था, जो पहले भू राजस्व में ही शामिल था। अब पता चला ना सच्चे मुसलमान कौन होते हैं। सच्चे मुसलमान मतलब कि फिरोज शाह तुगलक के अनुसार सच्चे मुसलमान वही है जो जजिया कर वसूलते हैं और मंदिर तोड़ते हैं, ऐसे काम करते हैं। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं आप मैं टारगेट कर रहा हूँ, यहाँ जो चीजें लिखी है मैं उसको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ ना। मतलब ऐसा ये सोचता था कि सच्चा मुसलमान यही है, जबकि ऐसा नहीं है। सच्चे मुसलमान ये काम नहीं करते हैं, लेकिन फिरोज शाह तुगलक उसे सच्चा मुसलमान मानता था। ठीक है, अब देखिए 3 लोग बहुत सल्तनत में मतलब कि एक था फिरोज शाह तुगलक, फिर आपका सिकंदर लोदी, औरंगजेब। ये 3 लोग बहुत ही ज्यादा धर्मांध रहे हैं। देखिए, उसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया था। इस टैक्स में सिर्फ महिलाएं, बच्चे, अनाथ, अंधे और अपंग लोगों को ही बाहर रखा गया था। प्रश्न 27 देखिएगा, फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फिरोज शाह तुगलक ने आर्थिक व्यवस्था सुधारने हेतु लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। सही है। उसने राजनीतिक महत्व को बढ़ाते हुए कुलीन लड़कों को गुलाम बनाया था। बिल्कुल सही है। उसने तैमूर आक्रमण का डटकर मुकाबला किया। तो तैमूर आक्रमण इसके समय नहीं हुए थे। 1 सही है, 2 सही है। कौन सा कथन असत्य है? तो 3, केवल 3 जो है आपका, यह आपका सत्य है, विकल्प डी। ठीक है, व्याख्या देख लीजिएगा, देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। उसने कई नहरों की मरम्मत कराई। उसने आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक महत्व का कदम उठाते हुए यह आदेश दिया, जब भी किसी स्थान पर हमला करे तो कुलीन परिवारों में उत्पन्न लड़कों को गुलाम बनाकर मेरे पास भेज दो। ऐसा फिरोज शाह तुगलक कहता था। ठीक है, तैमूर का आक्रमण हुआ था 1398 में, जब दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ चुकी थी और आक्रमण का सामना करने के लिए दिल्ली में कोई सशक्त शासक नहीं था। उस समय दिल्ली का शासक फिरोज शाह का पुत्र था मोहम्मद। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक नहीं था, उसमें उसका पुत्र मोहम्मद शासन कर रहा था जब 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण होता है। तो ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो देखिए। देखिए यहाँ पर हिस्ट्री मास्टर टेस्ट 17 लिखा हुआ है। देखिए पीडीएफ की संख्या है, पीडीएफ की संख्या है, तो वीडियो फॉर्मेट में आपकी अलग टेस्ट चल रही है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।